खड़े रहकर राजा की बात सुन रहा था। तभी मानसी वहां आ पहुंची। मानसी ने नक्श को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसने अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहा, ये क्या है नक्श, तुम्हारे पास कोई और कपड़े नहीं है? तुम दोनों को यहाँ आए हुए कम से कम 10 दिन हो गए, लेकिन अभी भी तुम एक दिन ब्लू तो दूसरे दिन काली टी शर्ट पहनते हो। तुम्हारे पास कोई और कपड़े नहीं है? मानसी की बात से सहमत होते हुए नक्श ने कहा, हाँ मुझे ऐसे ही रहना पसंद है, तो कभी ज्यादा कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। नक्श की बात सुनकर मानसी ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, हे भगवान, अनिका के लिए यही लड़का बचा था तुम्हारे पास। पता नहीं अनिका की फीलिंग्स को समझता भी होगा या नहीं। नक्श ने हंसते हुए कहा, अनिका को मेरी सादगी बेहद पसंद है, सो तुम चिंता ना करो। मानसी ने मुंह बनाकर कहा, तो वो बेचारी करेगी भी क्या? तुम वैसे भी किसी की बात सुनते थोड़ी होगे। पता नहीं अचानक मानसी के दिमाग में क्या आया कि उसने नक्श को बताया कि जावेरी से 60 किलोमीटर की दूरी पर एक नया मॉल बना है और वहां लेटेस्ट फैशन के सारे कपड़े मिलते हैं। मानसी ने नक्श से कहा, चलो हम सब मिलकर वहां शॉपिंग के लिए चलते हैं। नक्श ने तुरंत मना कर दिया। मानसी ने फिर अनिका को आवाज लगाई। अनिका के आते ही उसने सारी बात उसे बताई। अनिका ने सोचा कि चलो अच्छा है, इसी बहाने थोड़ा मन शांत हो जाएगा। उसने नक्श से चलने को कहा, लेकिन नक्श ने मना कर दिया। अनिका थोड़े गुस्से में बोली, मैं समझती हूँ हमें चलना चाहिए, मेरा मन भी हल्का हो जाएगा। नक्श ने मानसी की ओर देखा और उससे पूछा, मॉल जाकर शॉपिंग करनी जरूरी है? यहाँ जावेरी गांव में भी तो दुकानें हैं, कुछ कपड़े ले आते हैं। लेकिन मानसी ने नक्श की एक नहीं सुनी। उसने अनिका से कहा, अनिका तुम मेरी बात मानोगी या नहीं? अनिका ने मुस्कुराते हुए नक्श से कहा, चलो चलते हैं ना। नक्श उसकी बात टाल नहीं पाया। अनिका ने नक्श के हाथ में कार की चाबी थमा दी और तीनों मॉल के लिए निकल गए। मॉल में एंटर होने से पहले ही मानसी ने नक्श और अनिका को इंस्ट्रक्शंस देने शुरू कर दिए। देखो, आज तो प्राइस देके बिना शॉपिंग करेंगे। मानसी की बात सुनकर नक्श ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, जितनी शॉपिंग करनी है कर लो, बस टाइम ज्यादा मत लगाना। नक्श, मानसी और अनिका मॉल की कई दुकानों में घूमे और दोनों ने बैग भर भर के नक्श के लिए कपड़े लिए। मानसी ने लगे हाथ अपने लिए भी जूते, कपड़े और हैंडबैग ले लिए। वहीं अनिका ने अपने और नक्श के लिए कुछ कपड़े लिए। 4 घंटे की शॉपिंग के बाद भूख तो लगनी ही थी, तो मानसी नक्श और अनिका को फूड कोर्ट ले आई। पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर भी कर दिया और 10 मिनट में ऑर्डर टेबल पर था। मानसी कोल्ड ड्रिंक पीती हुई अनिका से बातें करने लगी। उसने कोल्ड ड्रिंक को पीते हुए जानबूझकर स्ट्रॉ से आवाज करते हुए अनिका से कहा, तुम्हें याद है अनिका, हम बचपन में ऐसी आवाज करी कोल्ड ड्रिंक पीते थे? चलो ना आज फिर से उस पुरानी याद की रिवाइव करते हैं, सुड़ करके रील बनाते हैं, देखना रील वायरल हो जाएगी। मानसी की बात सुनकर नक्श हंस पड़ा। अनिका ने हंसते हुए कहा, वो बचपन की बचकानी हरकतें थी, तुम भी ना मानसी ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे अभी भी बच्ची हो। जैसे अनिका ने मानसी को बच्ची कहा, नक्श के पीछे दूसरी टेबल पर बैठे हुए कुछ शरारती लड़कों ने भी बोलना शुरू कर दिया। अरे तो बच्चे को यहाँ हमारी टेबल पर दे दो, हम उसे बड़ा कर देंगे। हद तो तब हो गई जब टेबल पर बैठकर मजाक करने वाले लड़कों ने गाना शुरू कर दिया। कुक 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 कुक। नक्श को लड़कों की बदतमीजी पर गुस्सा आने लगा, लेकिन अनिका ने नक्श से शांत रहने का इशारा करते हुए कहा, जाने दो ना नक्श, एक और लफड़ा नहीं करना है। उसके बाद उन लड़कों में से एक लड़का आया और अनिका और मानसी के साथ बैठ गया। लड़के ने अपने पूरे बाल ब्लू रंग के करवाए थे और उसके पूरे हाथ पर टैटू ही टैटू थे। लड़के ने होशियारी दिखाते हुए मानसी को पहले आंख मारी, फिर उसे मानसी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, चलो ना बेबी, आज तुम्हें बता दें कि असली मर्द किसे कहते हैं। आम केस में ऐसा होने पर लड़की डर जाती है, लेकिन मानसी ने नक्श को लड़ते हुए देखा था। मानसी ने बस नक्श की ओर देखा और वो हंस पड़ी। ब्लू बाल वाला लड़का जिसके हाथ में रॉकी नाम का टैटू था, उसे समझ नहीं आया कि मानसी पागलों की तरह हंस क्यों रही है। दूसरे ही पल नक्श ने रॉकी के हाथ को पकड़ा और वहीं के वहीं उसके हाथ को मरोड़ दिया। उसके हाथ की उंगलियां तोड़ दी और उसे उठाकर सामने की टेबल पर पटक दिया। नक्श की हरकत को देखकर वो सब लड़के भड़क गए और उन्होंने नक्श के ऊपर कांच के ग्लास, कोल्ड ड्रिंक की बोतल और प्लेट फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन नक्श के लिए कांच की बोतल कहाँ मारा करती थी। नक्श ने 2-3 लड़कों को एक साथ पकड़ा और सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया, मगर रॉकी लिफ्ट से भाग निकला। रॉकी ने लिफ्ट में एंटर होते ही किसी को फोन लगाया। लिफ्ट का शीशा कांच का था, इससे नक्श ने देख लिया कि रॉकी ने लिफ्ट के भीतर से इशारा करते हुए कहा कि अब उसकी खैर नहीं।
उसी समय नक्श ने अनिका और मानसी से कहा, देखो तुम दोनों इस फूड कोर्ट से बाहर कदम नहीं रखोगी और मेरी ओर से लड़ने तो बिल्कुल नहीं आओगे। मैं बस इन सबको सबक सिखाने यूं गया और यूं आया। नक्श एस्केलेटर से नीचे उतरने लगा। एक और लिफ्ट नीचे जा रही थी तो दूसरी ओर से नक्श एस्केलेटर से नीचे उतर रहा था। ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट पहले पहुंच गई और लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही रॉकी दरवाजे की ओर भागा और वो किसी से टकरा गया। किस्मत देखो, ये कोई और नहीं राजा बीकानेरी था जो अपने साथियों के साथ मॉल आया हुआ था। राजा को देखते ही रॉकी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे पता है राजा भाई, ये तुम्हारा एरिया है, पर मैं बस अपने दोस्तों के साथ इस मॉल में एंजॉय करने आया था और एक लड़की को छेड़ने के चक्कर में पंगा हो गया। मेरे साथियों को मैंने फोन किया था पर वो लोग आपके एरिया में आने से मना कर रहे हैं और उस लड़की के साथ जो लड़का है वो बहुत खतरनाक है। प्लीज मुझे बचा लो। देखो मैं मानता हूँ कि हम अंदर ही अंदर दुश्मन हैं, पर बाहर वालों के सामने तो एक होकर लड़ सकते हैं ना। रॉकी की बात सुनकर राजा भी आगे की बात पूछने ही वाला था कि तभी एस्केलेटर से उतरकर नक्श वहां आ पहुंचा। नक्श को देखते ही राजा समझ गया कि रॉकी ने नक्श से पंगा लिया है। तब राजा ने रॉकी को धमकाते हुए कहा, बेवकूफ, तू जानता भी है ये कौन है? ये हमारे भाई जी हैं, हमारे बाहुबली गैंग के लीडर है और तेरा कीचा है ना वो भी इनके सामने हाथ जोड़ता है और तू चाहता है मैं अपने बाहुबली भाई जी से तेरी खातिर लड़ूं। माफी मांगने भाई जी से, वरना यहाँ से टुकड़ों में भर जाएगा। परिस्थिति को देखते हुए रॉकी ने नक्श के सामने हाथ जोड़ लिए तो नक्श ने भी इशारा करते हुए कहा, माफी मुझसे नहीं, वो जो फूड कोर्ट से तुम्हें देख रही है ना उससे मांगो। और याद रखना, औरतें खेलने की चीज नहीं है। अगर आज इस दुनिया में औरतें नहीं होती तो तुम या मैं भी नहीं होते। रॉकी ने अपनी गलती मानते हुए मानसी और अनिका की ओर कान पकड़ते हुए माफी मांगी और चला गया। अपने भाई जी के काम आने पर राजा बहुत खुश था। नक्श ने राजा को थैंक्स कहते हुए पूछा, हमारे साथ पिज्जा खाओगे? राजा अपने भाई जी को मना कैसे कर सकता था? फूड कोर्ट में राजा ने बस स्मॉल टॉक के लिए कुछ पूछ लिया। अनिका जी और नक्श भाई जी साथ में कितने अच्छे लगते हैं, आप भी शादी क्यों नहीं कर लेती मानसी जी? अनिका ये सुनकर हंस पड़ी और बोली, मानसी और शादी, ये तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती। जावेरी छोड़ो, पूरे गुजरात में ऐसा लड़का नहीं है जो मानसी को संभाल सके। मैंने तो तय किया है, अगर दुनिया में मेरा कोई जानी दुश्मन होगा तो उससे बदला लेने के लिए मैं मानसी की शादी उससे करवा दूंगी। अनिका मजाक किए जा रही थी, लेकिन मानसी को कहीं ना कहीं अनिका की बात सुनकर थोड़ा दुख हो गया। पर अनिका को ये बात समझ में नहीं आई। उसने मानसी को उतरा हुआ चेहरा देखा तो वो मानसी से पूछ बैठी, क्या हुआ मानसी, तुम अभी भी अपसेट हो? देखो जो हुआ उसे भूल जाओ और ये समझो जैसे आज से नक्श तुम्हारा बॉडीगार्ड है। अनिका की बात सुनकर राजा हंस पड़ा, जबकि मानसी ने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप अपना मोबाइल देखने लगी। मानसी के मोबाइल में एक मैसेज था, बॉडीगार्ड चाहिए, अप्लाई नाउ। मानसी उस मैसेज पर कुछ रिएक्ट करती उसके पहले ही नक्श ने मानसी से पूछा, कुछ और खाना है या चलें? घर पहुंचते पहुंचते वैसे भी अंधेरा हो जाएगा। अनिका भी मानसी की बातों से सहमत थी। पिज्जा खाने के बाद नक्श ने राजा को बाय कहा और घर लौटने लगा। घर वापस आते हुए हाईवे पर ट्रैफिक जाम था, इस कारण काफी लेट हो गया। जब गाड़ी घर के पास पहुंची तो नक्श ने देखा बहुत से लोग घर के पास खड़े हुए थे और रतन राम जी उन सबसे किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। नक्श, अनिका और मानसी जल्दी गाड़ी से नीचे उतरे और गेट के पास पहुंच गए। नक्श ने तुरंत ही रतन राम जी को साइड में लेकर सवाल किया, क्या बात है अंकल, ये इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? रतन राम जी ने नक्श को धीरे से बताया, ये लोग सरकार की ओर से आए हैं और कह रहे हैं कि हमें ये घर खाली करना होगा, वो भी 3 दिन के अंदर, क्योंकि सरकार इस जगह को नए तरीके से डेवलप करना चाहती है। इसलिए इस एरिया में जितने भी पुराने मकान हैं उन सबको तोड़ने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। रतन राम जी की बात सुनकर नक्श का माथा ठनक गया। दरअसल घर खाली करवाकर कावड़िया और जावेरी परिवार का बिजनेस हथियाना चाहता था। ये बात अलग थी कि नक्श इस बात से अनजान था और रतन राम जी ने भी इस बात का कभी भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि अनिका ने अब तक अपने स्वर्गीय पिताजी की वसीयत नहीं पढ़ी थी। नक्श बेहद गुस्से में था कि कोई उन लोगों का घर छीनना चाहता है। इसलिए नक्श सीधा ऑफिसर के पास पहुंच गया और गुस्से में बोला, हम हमारा घर खाली नहीं करेंगे, बल्कि हमारा मकान तो कम से कम 100 साल पुराना है और सरकार को तो ऐसे पुराने घर को एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संभाल कर रखना चाहिए, ना कि तोड़ना चाहिए। नक्श की बात सुनकर फॉर्मल कपड़े पहने हुए एक आदमी आगे आया और उसने नक्श से कहा, देखो ये सब सरकारी मामला है, तुम उससे दूर ही रहो और सरकार तुम्हें घर खाली करने के पैसे दे तो रही है,
फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? जैसे ही ऑफिसर ने नक्श से तू तड़ाक वाले लहजे में बात की, नक्श को गुस्सा आ गया। नक्श ने ऑफिसर के मुंह को अपने एक हाथ से पकड़ दिया। ऑफिसर एक पल के लिए डर गया। ऑफिसर चिल्लाते हुए बोला, अरे देख क्या रहे हो? सरकारी अफसर पर ऑन ड्यूटी हाथ उठाना गुनाह है। तुम सबने देखा है ना शादी ने मुझ पर हाथ उठाया। मारो इसे, मार मार कर इसका कीमा बना दो। इससे पहले कि सब मिलकर नक्श पर हमला बोल देते, रतन राम जी बीच में आए और उन्होंने नक्श को एक साइड में खींचते हुए उससे अपने मन का डाउट शेयर करते हुए कहा, नक्श, मुझे तो लग रहा है कि ऑफिसर कोई असली सरकारी आदमी नहीं है, बल्कि कावड़िया के लोग हैं जो तुम्हें डरा धमकाकर इस घर को खाली कराना चाहते हैं। रतन राम जी की बात सुनकर नक्श को भी लगा कि वो सही कह रहे हैं। नक्श ने भी तय कर दिया कि अब वो सीधा जाकर मणिशंकर कावड़िया से 1-to-1 बात करेगा। पर क्या नक्श का इस तरह से 1-to-1 बात करना सही रहेगा? क्या नक्श मणिशंकर कावड़िया के सामने टिक पाएगा? या मणिशंकर कावड़िया अनिका की हवेली को पूरी तरह से हथियार लेने में कामयाब हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा एम्पायर, सिर्फ पॉकेट एफएम।